आज की कहानी एक माँ के 5 बुढ़े बच्चों की, जिनकी जवानी के किस्से इतने डार्क हैं कि किसी को वो दिखाई भी नहीं देते हैं, पर बुढ़ापे में भी वो बहुत ज्यादा कवर मटका रहे हैं। तो आज हम उन्हीं 5 एल्डर्स के बारे में जानेंगे। एवरी सिंगल थिंग, वो है कौन, क्या चीज है और कहां से आए हैं, उनकी कहानी, उनकी पावर्स और उनकी माँ की कृपा के बारे में। दी 5 एल्डर्स, ये बंदे हाईएस्ट अथॉरिटी सेलेस्टियल ड्रैगन हैं, जो इस वर्ल्ड पे अपनी पकड़ रखते हैं और हर बड़े फैसले के पीछे इनकी ही मोहर होती है। 5 एल्डर्स वन पीस वर्ल्ड की ऑल माइटी फोर्स को कमांड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग वर्ल्ड पे राज करते हैं। राज तो शैडो में कोई और करता है, इनकी माँ ईमो। इन बंदों को ये पोजीशन कैसे मिली, ये बात तो अभी तक रिवील नहीं हुई है। क्या ये किसी के रेफरेंस से आए हैं या इनके बाप दादा भी यही काम कर रहे हैं? हाँ, बस ये लोग पैंजिया कासल में पड़े रहते हैं। इनकी पोजीशन की वजह से हर एक बिग स्टेप के पीछे इनका हाथ होता है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। तो इन लोगों का स्टोरी में एक बड़ा रोल है। ये फाइनल में और करंट में एगहेड में मेजर एंटेगनिस्ट है। 5 एल्डर्स को पहली बार हम जाया के टाइम पर देखते हैं और तब से अब जाकर एगहेड आर्क में इनके बारे में और डिटेल्स मिली हैं कि इनका मेन काम है पैंजिया कासल में बैठ के ये देखना कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें। कोई चेंज नहीं पसंद इनको, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। ये 5 बुड्ढे अलग अलग पॉलिटिकल फील्ड को संभालते हैं और पांचों कुछ इस प्रकार हैं। सेंट जेगर्सिया सैटर्न, वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस, जो साइंटिफिक रिसर्च और उनसे जुड़ी चीजों के डिसीजन लेता है। और ये थोड़ा सॉफ्ट भी दिखता है हमें, क्योंकि किजारू से कुछ टॉपिक पे इस तरह से बात करता जैसे वो इक्वल हो। और वहीं वेगापंक पे हमला करने से पहले ये उसको थैंक्स भी बोलता है, जो भी उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अब तक किया उसके लिए। नेक्स्ट, सेंट मार्कस मार्स, ये बुड्ढा विद एक्स्ट्रा लार्ज दाढ़ी, ये है वॉरियर गॉड ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट है सेंट टॉपमैन वर्करी, द वॉरियर गॉड ऑफ जस्टिस। सेंट ईथन बैरॉन वीनस जूरो, द वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज मोहनचंद करमचंद गांधी, जो कि एक लॉयर था। नेक्स्ट है सेंट शेफर्ड जुपिटर, जो वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर है। अब पावर्स की बात करें तो चैप्टर 11 और 10 में हम सभी को इन 5 एल्डर्स को एक साथ दिखा दिया गया है। इन सभी 5 एल्डर्स के पास योकाई बेस्ड पावर है, बट इनकी पावर बाकी योकाई बेस्ड जेलफ्रूट यूजर जैसी नहीं है। इनकी पावर मल्टीपल डेटी की कंबाइंड फॉर्म है, लाइक सैटर्न जिसके पास है द ग्यूकी, ऑल्सो नोन एज उशियोनी। इस योगा के चर्चे वेस्टर्न जापान से हैं और ये एक्स और स्पाइडर की कंबाइंड फॉर्म है, जो हमें सैटर्न की बीस्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। उशियोनी एक ब्रूटल सैवेज पर्सनैलिटी रखता है, इसे ह्यूमन को मारना पसंद है। उसके लिए ह्यूमंस कीड़े समान होते हैं, जिन्हें जीने का कोई भी हक नहीं होता। और ये ट्रेड हमें सैटर्न में भी देखने को मिलती है, जिस तरह से वो स्लेव्स को ट्रीट करता आया है और जैसे उसने कुमा की लाइफ को हेल बना दिया था। उशियोनी के पास पॉइजन बनाने और उसे वेपन्स की तरह यूज करने की एबिलिटी होती है। जैसे सैटर्न ने रिसेंटली लूफी पे अटैक किया था, उसी के साथ उशियोनी उड़ भी सकता है, एक इंसेक्ट की तरह। जापान में उशियोनी के लिए कहा जाता है कि जब कोई ट्रेवलर इससे आई कांटेक्ट कर लेता है तो वो अपने विल से वहां मूव नहीं कर सकता है और ना ही अपने आई कांटेक्ट को हटा पाएगा। उशियोनी धीरे धीरे उस पर्सन की सोल और एनर्जी को ड्रेन करेगा, जिसे कागेवोकु कहा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन होता है सोल को पीना या फिर शैडो को खाना। और यह एबिलिटी हमें एगहेड पे देखने को मिलती है। जब सैटर्न पहली बार वहां पर आता है तब कोई भी बंदा हिल नहीं पा रहा होता है अपनी विल से, और इसी के साथ वो वीक भी फील करने लग जाते हैं। और इससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे ही मौका मिलता है तो अपने आई कांटेक्ट तोड़ दो और दोबारा उससे बचो। उशियोनी के जापान में बहुत सारे किस्से हैं, पर अगर हम एबिलिटी को देख ही रहे हैं तो उशियोनी अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकता है सराउंडिंग की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एबिलिटी है सेंट मार्कस मार्स की, जो इत्सुमाडे में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो एक जाइंट ईरी बर्ड है। इत्सुमाडे एक स्नेक है जिसमें विंग्स है विद अ ह्यूमन फेस, और ये योकाई हमेशा उन जगहों पे नजर आता है जहाँ पर बहुत सारी डेथ हुई हो या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां पर सफरिंग में हो बिकॉज ऑफ प्लेग या फिर एनी नेचुरल डिजास्टर, जहाँ ये आसमान में सर्कल में उड़ता रहता है रात भर और बहुत ही तेज आवाज में रोता है, जिसको सुनकर ही लोगों में डर आ जाता है। ये बर्ड लोगों की स्पिरिट के लिए ऐसा करता है और इसकी आवाज से लोगों में डर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ ये फायर बेस्ड अटैक भी यूज कर सकता है। सो इस योकाई के अकॉर्डिंग मार्स पे साउंड बेस्ड अटैक होने चाहिए या फिर फायर ब्रीदिंग अटैक, और मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में इत्सुमाडे को उसाप ही हराएगा, क्योंकि ये माइथोलॉजी में भी मार्क्समैन के निशाने पे हमेशा रहता था। नेक्स्ट है सेंट टॉपमैन वर्करी, जो दिहोकी योकाई में ट्रांसफॉर्म होता है, या जिसे फैंक्सी भी कहते हैं, जो एक केल्टिक बोर यानी एक स्वाइन गॉड है। जिस तरह से करंट में भी वाइल्ड बोर को काफी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस माना जाता है, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें मारा जाता था। बट स्टिल कहीं कहीं जगह पर उन्हें एक डेटी की तरह माना जाता है ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ। जो बोर प्रोटेक्टर थे बाकी एनिमल्स के, उन्हें गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट कहते थे। और ऐसे ही हम वन पीस में एक को देख चुके हैं, एक सुअर को जिसे ओडन ने काट दिया था, जिसे माउंटेन गॉड के नाम से जानते थे। और वही चाइनीज माइथोलॉजी में इसकी दूसरी साइड है,
जहाँ सुअर वायलेंस और ग्रीड का साइन है, और इसी वजह से वर्करी पे फेंगजी की पावर है जो उसके वायलेंस और ग्रीड की साइड को दिखाता है। इसकी पावर का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, बस बेसिक पावर लाइक स्पीड और स्ट्रेंथ को हम कंसीडर कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट है नज़ुरो, जिसके पास है द बकोत्सु की पावर। अब ये बकोत्सु है कौन, इसके बारे में कोई हिंट नहीं है, बट इसकी अपीयरेंस एक स्केलेटन हॉर्स है जिसके पास काफी स्पीड और स्ट्रेंथ है। और नज़ुरो इस फॉर्म में भी आगे दिखता है अपने हाथों के साथ, जिसके हाथों में स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड से खेल रहा है, मस्त दुनिया को काटता फिर रहा है। इसी के साथ नज़ुरो ब्रुक की तरह या काइंड ऑफ फ्रीजिंग अटैक यूज करता है, जो एक कनेक्शन भी हो सकता है आगे फाइट का, बट इसके चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि नज़ुरो की फाइट जोरो के साथ होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर स्ट्रॉइड यहाँ से नहीं निकल पाते हैं तो जोरो की यहाँ पर होगी फोर्थ फाइट, पहली काकू, फिर एसहॉक, फिर लूसी और अब हड्डी का घोड़ा। जोरो माइट भी अब फायर बेस्ड अटैक यूज करे, सो नज़ुरो जो आइस के साथ क्लैश करेगा उसके साथ तो देखने में ज्यादा मजा आएगा। लास्ट है जुपिटर, जिसकी पावर किसी योकाई से तो मैच नहीं करती है, बट स्टिल वो काफी माइथोलॉजीज में पाए जाने वाले उस सैंड मॉन्स्टर से मिलती जुलती है, एक डेजर्ट का जाइंट सैंड वॉर्म। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सैंड वॉर्म ना होके एक सैंड रेप्टाइल ड्रैगन टाइप हो, और वॉर्म होना वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट पावर है। ये तो हो गई इनकी फॉर्म की बात, बट जैसा कि हमने अब तक देखा है कि इनके पास रीजनरेशन की भी कमाल एबिलिटी है, कितना ही पावरफुल अटैक इन पे क्यों ना किया जाए ये लोग उठ खड़े होते हैं। लूफी के जिन अटैक्स ने किजारू तक को डाउन कर दिया था, उन अटैक से सैटर्न इजीली खड़ा हो जाता था, बट जब इतनी कमाल की रीजनरेशन एबिलिटी है तो इनके मुंह पे स्कार क्यों है? ऐसा कौन सा अटैक है जिसे रिकवर नहीं हो पाए, या फिर ये पावर इनके पास बाद में आई है? और जैसा कि ये लोग इमोर्टल हैं तो काफी टाइम जिंदा भी होंगे, बट कितने? 800 ईयर्स ना। जैसे कि इन सभी की एज अलग अलग है, जो चीज दिखाती है कि इन लोगों के गोरोसो में शामिल होने की टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि इमोर्टल होने के बाद तो इनकी एज बढ़ती ही नहीं है। जैसा कि हमने कुमा के पास्ट में सैटर्न को देखा था, वैसा ही वो अभी भी है। तो कैसे इमोर्टल हुए, इनकी एजिंग, इन सभी के जवाब आगे ढूंढते हैं। चैप्टर 11 और 10 में जब इन सभी को एगेड पे इन फॉर्म्स में दिखाया गया था, तब इनके फॉर्म के नाम मेंशन किए गए थे, बट वहां पर किसी भी तरह के डेल फ्रूट का कोई भी नाम नहीं था। तो शायद इनकी पावर्स डेल फ्रूट से ना आती हो, उनका कोई और सोर्स हो। तो कौन? हाँ, वही जो तुम सभी के दिमाग में आ रहा होगा, ईमू खुद। तो इसमें बेस्ट थ्योरी ये हो सकती है, जो रिसेंटली सरफेस पे बहुत पॉपुलर हो रही है, कि गोरो से कोई डेल फ्रूट यूजर नहीं है, वो ह्यूमंस थे काफी टाइम पहले, और इन्होंने इन पावर और स्टेटस के लिए अपनी लॉयल्टी डेविल के लिए प्रूव की और अपनी सोल उसे सेल की इन एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पर डेविल कोई और नहीं है, खुद ईमू है। सो मरिजुआ उसका हेल हुआ, यानी ईमू का घर। और हम सभी ने सच में मरिजुआ की हेल साइड देखी हुई है, और हम सभी ने वहां पर वॉल्स पे सैटेनिक सिंबल्स भी देखे हैं, और अब उन्हीं सिंबल्स को हम एगेड पे देख रहे हैं। पहले सैटर्न के टाइम पर उसका अपीयर होना, और फिर बाकी 4 एल्डर्स के टाइम पर, जो इस कनेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमने ऐसी पावर किसी भी डेल फ्रूट यूजर पे नहीं देखी है, जो चीज कंफर्म करती है कि ये बुड्ढे डेल फ्रूट यूजर तो नहीं है, ये खुद डेविल्स हैं, और इन सभी को ये सारी पावर्स खुद ईमू से मिली हैं। सो माइट भी ईमू इनकी पावर को आगे इनहेंस करे अपने ब्लैक मैजिक की हेल्प से, अगर यहाँ से लूफी बच के निकल जाता है तो। और ब्लैक मैजिक ही क्यों? क्योंकि इन सिंबल्स का सीधा इशारा ब्लैक मैजिक की तरफ ही है, और ये चीज वन पीस में कोई न्यू नहीं है। हमने पहले भी सीरीज में ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। उस जगह पर जहाँ पे ब्रुक गिरता है टाइम स्किप पे, वहाँ के लोग डेविल्स को प्रे कर रहे थे। तो ईमू के खुद डेविल या फिर सेटन होने के पीछे उसके खुद पावर्स हैं। जिस तरह से लोगों की सफरिंग हटाने के लिए गॉड्स हैं वन पीस में, उसी तरह से उनको बढ़ाने के लिए डेविल्स भी हैं, और वो खुद ईमू है। तो यहाँ पर ईमू के पास 5 डेविल वॉरियर है जो उसके इशारों पे चलते हैं, और ये लोग एक सैटेनिक कल्ट चलाते हैं जिसे खुद डेविल चलाता है, जो बाकी लोगों को डीमनिक पावर दे सकता है और साथ में उनके ऊपर पूरा कंट्रोल भी रखता है। और मरिजुआ कोई सिंपल जगह नहीं है, वहाँ कोई भी चीज नॉर्मल से बहुत दूर है। जैसे हमने वहाँ पर फैंटम रूम को देखा है, जहाँ से गार्ड गायब हो गए थे, और रूम ऑफ फ्लावर जहाँ ईमू को ज्यादातर दिखाया जाता है, अंडरग्राउंड चेम्बर जहाँ वो जाइंट स्ट्रॉयट रखी हुई है। सो ये मिस्ट्रीज ईमू के राज को राज बनाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि इनके बारे में किसी को नहीं पता है सिवाय 5 एल्डर्स के। 5 एल्डर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कैसे? क्योंकि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में आपस में बात कर सकते हैं, सम काइंड ऑफ वायरलेस सिस्टम, या फिर कहो ये पावर उनकी माँ की दी गई है। इनका आपस में कनेक्टेड होने का स्ट्रॉन्ग हिंट हमें तब देखने को मिलता है जब सैटर्न बाकी गोरोसे को समन करता है उसकी हेल्प करने के लिए। और रहा इनके डिफरेंट एज का सवाल, तो ये गोरोसे अलग अलग टाइम पर ईमू के साथ आए हैं, और सबसे लास्ट में आया है जुपिटर, और जिस एज में आकर उनको ये पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी मिली है, और वही एज हमें देखने को मिलती है
और इन सभी में जुपिटर ही सबसे कम सीक्रेट्स को जानता है एज कम्पेयर टू बाकी गोरों से। तो इनकी पावर का सोर्स कोई डेल्फ्रूट नहीं है बल्कि खुद ईमू है जो डायरेक्टली हेल्प करती है इनकी, ताकि उसकी आइडेंटिटी शैडो में बनी रहे। और इन गोरोसे को एक एक करके हराना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और शायद वो किसी तरह के एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, पावर शेयर करके या फिर किसी और तरह से नेक्स्ट स्टेट ऑफ पावर में जाकर, जो इन्हें ईमू के ऑर्डर पे ही यूज करनी हो। और रही बात इनकी इमॉर्टैलिटी को अचीव करने की, तो अभी तक वन पीस में एक ही तरीका बताया गया है जो है ओपे ओपे नोमी की एबिलिटी। तो शायद इन्हें वो फ्रूट अलग अलग टाइम पे मिला हो जिससे इन लोगों के पास इमॉर्टैलिटी की पावर आ गई है। और अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि पांचों गोरोसे इमॉर्टल हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ थ्योरीज चल रही है कि जुपिटर इमॉर्टल नहीं है या फिर नज़ुरो इमॉर्टल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आगे में देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।